गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकना। मूल्यांकन इस बात की जांच करता है कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इससे हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की जब बात आती है तो मूल्यांकन इस बात की जांच करता है कि जो भी हम शिक्षण करवा रहे हैं या हम शिक्षण कर रहे हैं उनमें बच्चों में किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। पहले जो चीजें बच्चे नहीं जानते थे, जो विद्यार्थी जिन चीजों को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, अब धीरे 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 उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। तो यह देखने के लिए हम उनका आकलन मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन लेकिन क्यों करते हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है मूल्यांकन करने का? तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विशिष्ट व उपचारात्मक शिक्षण देना। कोई ऐसा विशिष्ट या उपचारात्मक शिक्षण देना, छात्रों में योग्यताओं, कुशलताओं, वृत्तियों, रुचियों व समझदारी आदि को ग्रहण करने की क्षमता की जांच करना। विद्यार्थियों को समय समय पर अधिगम प्रगति की जानकारी देना कि किस तरीके का उनको पढ़ना, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उन्हें सीखना चाहिए, कैसे प्रगति हो सकती है। तो शिक्षक तथा शिक्षण की सफलता व असफलता की जांच पृष्ठपोषण का कार्य करती है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में नवाचार हेतु तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके का पाठ्यक्रम है और कैसी कैसी शिक्षण विधियों से उन्हें पूरा किया जा रहा है और उसमें नवाचार शिक्षण का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो मूल्यांकन है उसके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो शैक्षिक है या प्रशासनिक है, नीति निर्धारक निर्णय लेना है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र की उपलब्धि जानकर भावी मार्गदर्शन किया जाता है। अब इस तरीके से हम छात्रों की उपलब्धि को जांचते हैं, मूल्यांकित करते हैं और उसके बाद फिर अगर छात्र में कुछ कमी है तो फिर हम उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो मूल्यांकन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर ये ज़रूरी है तो इसका महत्व क्या है? मूल्यांकन के जब महत्व की बात होती है तो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। हमारे शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हैं कि हमें ये बच्चों को आ जाना चाहिए, इस लेवल तक ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड में है, थर्ड में है, यानी प्राथमिक स्तर से माध्यमिक शिक्षण में आ रहा है तो किस तरीके का उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। और उसके बाद शिक्षण विधियों के उचित चुनाव व प्रयोग में सहायक होता है कि किस तरीके की हमें शिक्षण विधियां चुननी है, क्योंकि हम छात्रों को पहचानते हैं। अब पहचानने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो छात्र हैं वो किस लेवल के हैं। तो हमें उसी तरीके की विधियों को चुनना होता है कि जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उन्हें पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो शिक्षक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वो ऐसी विधियों को चुने जिससे कि जो भी चीजें समझने वाली हैं उनको कैसे वो उन्हें समझा सकेगा। तो उनका चुनाव है, उनका प्रयोग करना है, ये सभी चीजें उनमें शामिल होती हैं। छात्रों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी देता है।
जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि शैक्षणिक तौर पर जो विद्यार्थी है वो किस प्रकार कितना उसने सीखा है, कितनी प्रगति उसने की है। तो इसकी जानकारी भी हमें शैक्षणिक प्रगति की जानकारी से मिल जाती है। अब छात्रों की कमजोरियों को जानकर छात्रों की हम कमजोरियां पता कर लेते हैं तथा दूर कर उनकी प्रगति में सहायक होता है कि किस तरीके से छात्रों की कमजोरियों को हमें पहचानना है। पहले हम उन्हें पहचानेंगे, उसके बाद दूर करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय करने की सोचेंगे। तो छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। जो मूल्यांकन है वो हमें ये बता रहा है कि छात्र हमारा इतना कमजोर है, तो उससे क्या होगा कि हम वो और अध्ययन के लिए प्रेरित होगा कि मुझे और पढ़ाई करनी है, मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। तो इस तरीके से छात्रों के अध्ययन के लिए भी वो प्रेरित करता है। अब व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। यहाँ हम जब वो मूल्यांकन करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी बच्चे को ये पता रहता है कि किस तरीके से मैं प्रगति कर रहा हूँ। और शैक्षिक एवं व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है वो भी उससे मिलता रहता है कि अगर तुम इस तरीके की प्रगति करोगे या ये सब्जेक्ट लोगे तो फिर तुम्हारे व्यवसाय किस तरीके के होंगे। तो वो अपने आप उन व्यवसायों को चुनने की कोशिश करता है और उसी तरीके की अपनी पढ़ाई भी करता है। तो यहाँ ये मूल्यांकन के महत्व से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि यदि हम मूल्यांकन समय समय पर छात्रों का करते रहें तो फिर बच्चों को भी अपनी कमजोरियों का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के आधार पर ही वो अपना और शैक्षिक जो लाभ है वो उठा सकते हैं। और शिक्षक भी ये समझ जाता है कि छात्र ये चीजें नहीं समझ रहे हैं तो उसे क्या उसमें बदलाव लाने हैं, तो उसी आधार पर वो चेंज कर कर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करता है। अब इसके दौरान हम ये देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, मूल्यांकन प्रक्रिया जब हम करते हैं तो उसके बहुत सारे सोपान हैं जिनसे हमें गुजरना होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उद्देश्यों का चयन व निर्धारण। सबसे पहली बात ये है कि जब हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उद्देश्य क्या लेकर चल रहे हैं। तो उसमें हमें उद्देश्यों का चयन भी करना पड़ेगा, उद्देश्य हमें निर्धारित भी करने होंगे कि इन उद्देश्यों को लेकर हम चल रहे हैं। अब उद्देश्यों का विश्लेषण व व्याख्या, जब हम उद्देश्यों का विश्लेषण करेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे तो फिर हम ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि बच्चा कहाँ पर कमजोर है और उसे किस चीज की जरूरत महसूस हो रही है। अब उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण भी करना होता है। जब हमें उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो शिक्षक भी इस काम में लग जाता है कि मुझे मेरे उद्देश्य पूरे कराने हैं और मुझे बच्चों को ये सिखाना है। तो फिर वो भी अपनी क्रियाओं का निर्धारण कर लेता है कि मेरे को इन विधियों के हिसाब से चलना है और इन विधियों के आधार पर ही मेरे को अपना प्रकरण पढ़ाना है। मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, जब हम पूरा उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं, हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर हम उसमें ये देखते हैं कि जब हम उद्देश्यों की प्राप्ति करने जा रहे हैं तो फिर मूल्यांकन प्रविधियों का चयन भी करना होगा। तो मूल्यांकन प्रविधियां जो टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से हमें चुननी होंगी, वो छात्रों के आधार पर ही हम चुनेंगे और विधियों के आधार पर भी कि किस प्रकार की विधि है तो इसमें हमें कौन कौन सी टेक्निक लगानी होती है, तो उन टेक्निक्स का भी चुनाव हम करते हैं। अब प्रविधियों का जो प्रयोग है
वह परिणाम निकालना है। ये किसके आधार पर होगा? हम देखते हैं प्रविधियाँ हैं, जैसे हमने कोई प्रश्न पूछा, तो छात्रों से प्रश्न पूछने के आधार पर हम ये निर्णय कर लेते हैं कि इस छात्र को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन उस दूसरे छात्र को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब प्रविधियों के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। उसके बाद परिणामों की व्याख्या व सामान्यीकरण। जब ये सारी प्रविधि वहाँ पर यूज़ कर लेंगे और बच्चे को हम अनुकरण वाचन भी कराते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि बच्चा कितना उच्चारण अच्छा कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इन चीज़ों का जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर एक परिणाम निकलना बाकी होता है। हमने सारी चीज़ें प्रयोग भी कर दी हैं और हम अब परिणाम निकालना चाहते हैं। तो परिणामों की व्याख्या करेंगे कि भई इन-इन चीज़ों में छात्र कमज़ोर है और इनमें उन्होंने अच्छा वो किया है। तो सामान्यीकरण फिर उनका करना होता है कि भई इन चीज़ों को हम दोबारा से बच्चों को पढ़ाना है। तो इस तरीके से उनका मूल्यांकन करने के बाद सामान्यीकरण कर लिया जाता है। अब ये पूरे सारे हमारे सोपान थे जिनके आधार पर हमें बच्चों को मूल्यांकन करना होता है। अब अच्छे मूल्यांकन के क्या गुण हैं? अच्छा मूल्यांकन क्या है? सबसे पहले है व्यापकता। उसमें व्यापकता होनी चाहिए जो कि बड़े लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने छोटा-सा कोई ऐसे ही टेस्ट ले लिया, उसमें आधा-अधूरा सिलेबस आया, आधा-अधूरी बात आई और फिर हमने उनका मूल्यांकन कर लिया। जिन चीज़ों को पूरी तरीके से बच्चा पढ़ चुका है, तो उन चीज़ों को पूरी तरीके से ही वो शिक्षक अपने मूल्यांकन में रखे। तो फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे का व्यापक तौर पर मूल्यांकन हो रहा है। उसमें उन्हें एक्टिविटी के नाम पर भी कुछ दें। केवल थ्योरी से रिलेटेड ही नहीं, प्रैक्टिकली भी उनको कुछ-कुछ चीज़ें सिखानी होंगी। फिर वैधता, वैधता होनी चाहिए कि जो भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हमने वो नहीं किया है जिससे कि और बच्चों को कन्फ्यूज़न हो। तो उसमें वैधता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, उसी में से उनको प्रश्न दिए जाएँगे। विश्वसनीयता के बहुत हम उसमें लोगों को ये दिखा भी सकते हैं, एक-दूसरे से हम उन चीज़ों को चेक भी करवा सकते हैं कि देखो मैं ये बच्चों को देने के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें पूरी विश्वसनीयता हो जाएगी कि ठीक है, ये अच्छा बनाया है पेपर और 1-2 लोगों को हमने दिखा भी लिया है। तो इस तरीके से उसकी वैधता और विश्वसनीयता हम निकाल लेंगे। उसके बाद व्यावहारिकता कि जो प्रश्न पत्र या जो भी हम उनको दे रहे हैं आकलन के लिए, तो वो व्यावहारिक होना चाहिए। बच्चा ये ना सोचे कि हमें इसमें ये आ ही नहीं रहा है या इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। एकदम व्यावहारिक सा प्रश्न पत्र हो, मूल्यांकन हो तो फिर वो गुणात्मक होगा। क्योंकि यदि बच्चों को प्रश्न ही नहीं समझ आएँगे, तो वो आंसर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ जो व्यावहारिकता की बात हो रही है, तो उनकी भाषाई जो कार्यक्रम है, उसके आधार पर ही प्रश्नों का निर्धारण हो। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता भी हो कि हम जो चीज़ें देने जा रहे हैं, उनमें हमने वो चीज़ें बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। तो वस्तुनिष्ठता के आधार पर भी प्रश्न बनाए जाएँ और उपयोगिता, भई उपयोगिता भी हो। हम प्रश्न ऐसे दे रहे हैं जो उनके काम के ही नहीं है, जो आगे पूछे ही नहीं जाएँगे, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ऐसे प्रश्न उन्हें दें करने के लिए जिनकी कुछ उपयोगिता हो। उनके जीवन में भी उपयोगी हों और उनकी उपयोगिता रखते हों। तो ये ही हमारे अच्छे मूल्यांकन के गुण हैं, जिनके आधार पर हम इन मूल्यांकन प्रणाली है उसको ढाल सकते हैं।
अब हमारा आता है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताओं में हम ये देखते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी विशेषता सबसे पहली यही है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम ये सोचकर बैठ जाएं कि एक बार हमने मूल्यांकन कर लिया है, अब सब ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है। समय समय पर हमें मूल्यांकन करना पड़ता है, निरंतर चलती रहती है ये प्रक्रिया। थोड़े दिनों में हम, 1 महीने में या 1-2 हफ्तों में हम उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। तो ये एक निरंतर चलती रहती है। ये एक विशेषता है, किसी भी आधार पर हम उनका ओरल टेस्ट ले सकते हैं, हम उनका रिटन टेस्ट ले सकते हैं, तो इस आधार पर ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अब मूल्यांकन क्षेत्र का व्यापक होना है। मूल्यांकन जब हम करते हैं तो व्यापक तौर पर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि सैद्धांतिक तौर पर ही बच्चा कुछ कर रहा है या व्यावहारिक प्रैक्टिकली बच्चा कुछ कर रहा है या बच्चा गेम्स में ही अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। हम उसको व्यापक तौर पर सारी चीजें नोट करें कि बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, बच्चा किस तरीके के एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा कक्षा में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम नोट कर रहे हैं तो फिर हम, हमारा जो मूल्यांकन का क्षेत्र हम कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक है। और छात्र के व्यवहार परिवर्तनों द्वारा तथा अनुभवों पर ध्यान दें कि किस तरीके से उसका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। हम ये तो कह रहे हैं कि बच्चा हाँ बहुत होशियार हो गया है, हमने ये देख लिया, लेकिन ये चीजें कैसे हमें अनुभव हुई, कैसे हमें पता चला, ये हमें उनके व्यवहार में परिवर्तन से पता चला। जो चीजें उन्हें नहीं आती थी, हम उन्हें सिखा रहे हैं कि इस तरीके का आप व्यवहार करो और वो फिर करने लगते हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और अनुभव के साथ साथ तो और भी हमें चीजें उनकी दिखाई देती हैं। तो इस ये एक विशेषता है मूल्यांकन की कि हम यदि बार बार अपने छात्रों का मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में जानकारी होती रहती है। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि शुरू में बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, और हमने मूल्यांकन किया तो हमने ये जांच कर ली कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु थोड़े से दिनों में उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और वो पढ़ना कम कर देता है, पढ़ना बंद कर देता है। तो उसकी क्या होता है, मूल्यांकन जब करना हमने दूसरी बार जब देखा, तो पहली बार तो इतने अच्छे मार्क्स थे, दूसरी बार उसके मार्क्स ही नहीं आए अच्छे। तो हम बार-बार जब इस तरीके का प्रयास करते हैं, तो फिर हमें पता चलता रहता है कि छात्र कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। तो निर्णयात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहाँ हम निर्णय ले सकते हैं। इस तरीके की निर्णयात्मक प्रक्रिया अपनाई जाने लग जाती है, निर्णय लेने लग जाते हैं हम। फिर हम साक्ष्यों का संकलन करता है। जितने भी साक्ष्य हैं, छात्रों की उपलब्धियों एवं कमजोरियों संबंधी जो तथ्य निकल कर आए हैं, उनका भी संकलन करता है कि हमें बच्चों का ये देखना है कि किस तरीके की कमजोरियां उनकी निकली हैं और कैसे कैसे तथ्य हैं जो उनके समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें संकलन करनी पड़ती है। फिर संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करता है। मूल्यांकन से हमें पूरे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाता है कि ये विद्यार्थी किस प्रकार का है। अगर विद्यार्थी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि पढ़ाई के अलावा उसका नेचर, व्यवहार इतना बेकार है कि वो किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि उसकी जांच में हमें ये पता चला कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो मूल्यांकन है, उसके संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, उसकी जांच पर निर्भर करता है। तो यहाँ मूल्यांकन की हमने जब विशेषताएं देखी, तो मूल्यांकन की बहुत सारी विशेषताएं इस तरीके की हैं जिनको कि छात्र विद्यार्थियों को
समझते हुए चलना पड़ेगा। अब है पाठ्य अंतर्गत व पाठ्य उपरांत मूल्यांकन। पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें शिक्षण के दौरान छात्रों से पाठ पर आधारित वस्तुबोध एवं भाषा से संबंधित जांच के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पाठ के अंतर्गत है। जब पाठ का हम जो पाठ्य वस्तु है उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते ही हम इस चीज की जांच करने लगते हैं, प्रश्न पूछकर कि बच्चों को कुछ समझ आया या नहीं आया। तो इसमें जो बोध प्रश्न के अंतर्गत उच्चारण, वाक्य प्रयोग का पता करना लगता है। जब हमने थोड़ा-सा पढ़ाने के बाद उनसे बोध प्रश्न जो पूछते हैं, वो पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन में ही आता है। क्योंकि हम उसमें ये सारी चीज़ें के प्रश्नों के अंतर्गत उच्चारण है या वाक्य किस प्रकार से बोल रहा है, ये थोड़ी-सी ये चीज़ें भी पता चल जाती हैं। तो इसमें 3 से 4 ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, जिससे पूर्व सोपान में पठित भाषिक तत्वों व सामग्री की जांच कर ली जाती है। महत्वपूर्ण विचारों को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब हम पाठ को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाते-पढ़ाते जब हमने अपना वो कथन दे दिया है, छात्र कथन हो चुका है, अध्यापक कथन हो चुका है, उसके बाद अध्यापक सोचता है कि मैं एक बार बच्चों से पूछ तो लूँ कि इन्हें ये कुछ पता चला या नहीं चला। तो वो अपने 4-5 प्रश्न बनाता है और उन प्रश्नों को पूछ लेता है, जिससे कि पता चल जाता है कि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी होती हैं, जो कि श्यामपट्ट पर लिख दी जाती हैं। अब दूसरा आता है इसमें पाठोपरांत मूल्यांकन, यानी कि हम पढ़ चुके हैं। पाठ के उपरांत, पढ़ने के बाद पाठ्योपरांत की स्थिति में शिक्षक पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है। यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न भी डालता है वो अपने लेसन प्लान में, जो कि सबसे लास्ट में दिए हुए होते हैं। तो उससे पुनरावृत्ति हो जाती है कि किस आधार पर वो देखा जा रहा है मूल्यांकन। तो उससे हमारी पुनरावृत्ति भी होती रहती है, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। अब इसमें पाठ संबंधी कार्य, हम पाठ संबंधी कार्य ये देखते हैं कि शब्द रचना, शब्द प्रयोग आदि सबसे संबंधित प्रश्न घर से पूरा करके लाने के लिए दिए जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि पाठ समाप्त हो गया है और फिर हमारी जो शब्द रचना है, प्रयोग है, इससे संबंधित हम एक प्रश्न दे देते हैं उनको कि आप ये घर से करके लाइए। तो पूर्व सोपान में जो कुछ रह गया, उसको गृह कार्य के रूप में दे दिया जाता है। यह एक तरह से पाठ्योपरांत मूल्यांकन है। तो यहाँ हमने ये देखा कि पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन जरा सा था, और लेकिन पाठ्य के बाद हमने उन्हें छोटे-छोटे से क्वेश्चन ना देकर एक गृह कार्य के रूप में एक बड़ा क्वेश्चन हम उन्हें दे देते हैं। तो इससे पाठ्य के उपरांत का मूल्यांकन भी हो जाता है और पाठ्य के अंतर्गत जो चल रहा है, उसका मूल्यांकन भी हो जाता है। अब इन मूल्यांकनों के बाद मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की विधियों में इसमें प्रश्नों की रचना के आधार पर लिखित परीक्षा के 3 रूप होते हैं: निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। अब सबसे पहले हम अब निबंधात्मक प्रश्न जो है, उत्तर विस्तृत निबंध के रूप में देना, जो कि जिसका उत्तर हम विस्तृत रूप से
एक निबंध के रूप में देते हैं कि 3-4 पेज लिख दिए और वो हमारा उत्तर भी है, लेकिन वो हमारे वो उत्तर देने का एक तरीका भी है। तो वहाँ इसमें गुण क्या है? सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है। हम जो अंतिम प्रश्न देते हैं गृह कार्य का, उसमें हम ये भी दे देते हैं कि चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो बच्चा उसका चित्र भी बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो अब यहाँ हम गुण जब देख रहे हैं तो सृजनात्मक योग्यता का विकास भी हो गया, और सृजनात्मक योग्यता के बाद लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच। हम, क्योंकि बच्चा कुछ नया कुछ कर भी रहा है, चित्र बना रहा है, मॉडल बना रहा है, लेकिन उसके बाद वो लिख भी रहा है, उसको रिटन में भी लिख रहा है कि किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। तो वो उधर वहाँ लिखने की जो योग्यता है वो भी उसमें आ रही है। विचारों का संग्रह है, व्यवस्थित व उचित भाषा में कर सकता है। यदि वो अपने प्रश्न का उत्तर लिख रहा है और वो उसी की भाषा में शामिल है, तो फिर यहाँ व्यवस्थित व उचित भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। अब तीव्र गति से सीखने की योग्यताएं। तीव्र गति से सीखने की योग्यताएं, हम ये देखते हैं कि बालक कितना तीव्र गति से लिखने की योग्यता में माहिर हो रहा है, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर लिखना भी होता है। अब इस तरीके के मूल्यांकन के बाद हम ये देखते हैं कि इसमें हम लिखित मूल्यांकन के बाद हम सीमाएं देखते हैं कि किस प्रकार की मूल्यांकन की सीमाएं हैं। रटने की प्रवृत्ति जागृत करना, इसमें जो प्रवृत्ति है बच्चों की, तो वो रटने की प्रवृत्ति हो जाती है, बच्चा रट लेता है पूरी तरीके से। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम के स्थान पर कुछ ही प्रश्न पूछना, वो कुछ ही ऐसे प्रश्न हैं जिनको वो पूछ पाता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के स्थान पर कुछ ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विषय का आंशिक ज्ञान, पूर्ण तरीके से विषय का ज्ञान नहीं हो पाता, वहाँ विषय का आंशिक ज्ञान होता है, कम ज्ञान हो पाता है। अब मूल्यांकन में परीक्षक का दृष्टिकोण प्रभावी, जो भी परीक्षक था उसका जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है, तो फिर यहाँ मूल्यांकन का पूरा ज्ञान हमारा हो सकता है। अब आता है लघु उत्तर परीक्षा। अब प्रश्नों का उत्तर 1, 2, 3, 4 पंक्तियों में देना होता है। ये निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा संख्या में अधिक होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न तो कम होते हैं, लेकिन लघु उत्तर वाले जो प्रश्न हैं वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका उत्तर हमें कम ही लिखना होता है। तो फिर हम वहाँ कम उत्तरों को उसको देते हैं। बोध, शक्ति व ज्ञान की जांच। अब बोध, जब उद्देश्य हम लेके चल रहे हैं कि क्या इनको समझ में आया क्या नहीं आया, वहां हम शक्ति व ज्ञान की जांच करते हैं कि किस आधार पर हम शक्ति और ज्ञान की जांच कर रहे हैं। वाक्य रचना है, वाक्य रचना योग्यता विकसित करना, कम शब्दों में सुगठित वाक्यों के द्वारा उत्तर देना, अधिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें हैं जो कि हम लघु उत्तर परीक्षा में शामिल करते हैं। अब यहाँ सीमाएं और लघु उत्तर के बाद हम सीमाएं देखते हैं। तर्क विचार संबंधी मानसिक शक्तियों की जांच नहीं हो पाती, भाषा शैली की जांच नहीं हो पाती। तो इसी आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर किसी
चिन्ह ऐसे या दो शब्दों द्वारा दिए जाते हैं। कम समय में अधिक प्रश्न और पूरे पाठ्यक्रम में से होते हैं। यहाँ और भी छोटे हैं प्रश्नों के उत्तर। पहले हमने देखा कि 4-5 लाइन में उत्तर दे रहे थे पहले देखा तो निबंधात्मक थे, जो कि एक निबंध की तरह है, वो 4-5 पेज में आंसर दे रहे हैं। उसी की तरह यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। या तो अ ब स द वाले प्रश्न होंगे या फिर दो शब्दों द्वारा दिए जाते हैं। कम समय में इस पाठ्यक्रम से ये प्रश्न पूरी तरीके से उसके पास चला जाना चाहिए। तर्क विचार वस्तुनिष्ठ, तो इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के हम देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर किसी चिन्ह विशेष या एक दो शब्दों में दिए जा रहे हैं। तो फिर इसके गुण क्या है? गुण है विश्वसनीय एवं प्रामाणिक, क्योंकि जितना हम छोटा आंसर लिख रहे हैं वो विश्वसनीय भी होना चाहिए, प्रामाणिक भी होना चाहिए, तभी उसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, वरना मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाता है। संपूर्ण विषय वस्तु तैयार करना, यहाँ पर संपूर्ण विषय वस्तु जो है वो भी तैयार करनी पड़ जाती है। उत्तर निश्चित होने के कारण अंक निश्चित होना, हमारे उत्तर यदि निश्चित है तो फिर उसके अंक भी निश्चित होंगे। अगर एक ही शब्द का, दो ही शब्द का आंसर है तो फिर उसके अंक जितने हैं आपको उतने ही मिलेंगे। छात्रों के ज्ञान की सही जानकारी, छात्रों का ज्ञान क्या है उसकी सही जानकारी होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम उत्तर का सही मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। अब है दोष। तर्क, मानसिक शक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषा शैली का प्रयोग, भाषागत कमजोरियां की जांच नहीं हो पाती है। केवल स्मरण शक्ति की जांच हो पाती है, क्योंकि वो छोटा सा आंसर है, उसमें इतनी क्या जांच होगी। वो तो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जांच समस्या दृष्टि शक्ति की जांच होती है। अनुमान कार्य को प्रोत्साहन, और प्रश्न पत्र बनाना कठिन व श्रम साध्य है। जो भी प्रश्न पत्र बनता है उसमें उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है। पत्र बनाना कठिन व श्रमवान होता है, उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं है। अब यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, पुनः स्मरण परीक्षा, इसमें पूर्व स्मृति वाली बातों को स्मरण करके उत्तर देना होता है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति भी आ जाती है, इसमें छूटे स्थान व उचित शब्द लिखना होता है। तो हो सकता है कि रतिका को रिक्त स्थान की पूर्तियों को भी भरना इसमें देना हो जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर ही चुनाव, वाक्य पूर्ति परीक्षा, कुछ शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। और बहुविकल्पीय परीक्षा, एक प्रश्न के 3-4 उत्तर होते हैं, उनमें से कोई एक उत्तर देना होता है। और सत्य और असत्य का जब हम देखते हैं तो इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो उस पे आप निशान लगा देते हैं। इसी आधार पर मौखिक परीक्षा, इसमें अनुभव इसमें मौखिक परीक्षा के प्रश्न पूछकर ही उत्तर प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग उच्चारण बोलकर विचारों को व्यक्त करने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। छात्र के आत्मविश्वास का मापन भी मौखिक परीक्षा द्वारा ही होता है।
फिर आती है मौखिक परीक्षा के बाद प्रायोगिक परीक्षा। मूलतः प्रायोगिक परीक्षा ज्ञान, विज्ञान और भौतिक आदि के रूप प्रयुक्त की जाती है। परीक्षा तो परंतु भाषा एक कौशल भी है, अतः उसके और विभिन्न कौशलों की जांच हेतु प्रायोगिक परीक्षा अपेक्षित है। हिंदी भाषा में सस्वर वाचन, कविता पाठ, भाषण और भाषा वाद विवाद आदि की क्षमताओं के की प्रतियोगिता उच्च प्रगति में साध्य होती है। तो यहाँ हिंदी भाषा में सस्वर वाचन और कविता पाठ, भाषण, वाद विवाद आदि की क्षमता की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन कर योग्यता मापन किया जा सकता है। तो इसी के आधार पर हम ये देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण जो निर्माण है वो भी इसी के आधार पर करा जाता है। उद्देश्यों के अनुसार अंक भार या विषय वस्तु के अनुसार अंक भार, प्रश्नों के अनुसार अंक भार। तो इस तरीके से हम उपलब्धि परीक्षण परीक्षा का भी प्रयोग करते हैं। फिर आता है कि बालक की लेखन, पठन आदि क्षमताओं का भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने समग्र एवं व्यापक यानी सतत मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है। इससे सतत और व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस मूल्यांकन का अर्थ है कि विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। सतत शब्द का अर्थ निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षण की आकृति, शिक्षा प्राप्ति की कमियां का निदान, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग, पुनः परीक्षण और अध्यापकों और छात्रों के स्व मूल्यांकन के लिए उन्हें घटनाओं के प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब छात्रों की अच्छी आदतों का विकास भी किया जा सकता है, भावी सफलताओं का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। अब इसके साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण भी है। उपचारात्मक शिक्षण में बालक को जो कुछ सिखाया जाता है उसमें से कुछ पाठ्यांश को तो बालकों को ठीक तरह से सीख लेता है। अब इस तरीके से हम अगर बालक का निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, कमियों एवं उनके कारणों का पता लगाना, शिक्षण संबंधी कमी का पता लगाना, अतिरिक्त ज्ञान देकर कमजोर बालकों को कुछ जानना, बालकों को अन्य का बालकों के साथ लाना। तो इस तरीके से निदानात्मक परीक्षा यहाँ समाप्त होती है। अब यहाँ समग्र हो गया। समग्र के बाद हमारा उपचारात्मक जो शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण में भी बहुत सारी चीजें ध्यान देने योग्य हैं। जहाँ कमी रही वहीं से उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ करना होता है और विशेष तौर पर उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधि को स्थायी नहीं रखना चाहिए। जो उपचारात्मक शिक्षण है उससे पूर्व निदानात्मक शिक्षण होना चाहिए। विद्यार्थी में शारीरिक दोष होने पर उसकी तत्काल डॉक्टरी सहायता की जांच की जानी चाहिए। तो इससे हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो आज हमारा जो विषय था वो था भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि रेफरेंसेस हैं जिनकी सहायता से आप और अधिक भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इन जानकारियों के बाद अब हमारे पास कुछ
वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनके आधार पर हम इस विषय से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। व्यतिरेक विधि, सिद्धांत प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना विधि। इसका सही उत्तर है व्यतिरेक विधि। दूसरा प्रश्न है मौन वाचन का प्रकार है। द्रुत वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ तीसरा प्रश्न जब आता है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास में नहीं है? सस्वर वाचन, शुद्ध उच्चारण, कविता पाठ, प्रतिलिपि। इसका सही उत्तर है प्रतिलिपि। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? वाचन, लेखन, श्रवण या उच्चारण? सही उत्तर है श्रवण कौशल का। अब यहाँ जो पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो इसका सही उत्तर है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। अब अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग मुख्य प्रयोजन है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, विद्यार्थी की जितनी भी इंद्रियां हैं उन्हें क्रियाशील बनाना, या शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, मनोरंजन करना। सही उत्तर है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। सबसे अधिक उपयोगी क्या है? समाचार वाचन, व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन, सस्वर वाचन। यहाँ इसका सही उत्तर है मौन वाचन। मौन वाचन अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अब प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोष है। सबसे पहला है इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। यह इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। ये सभी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं। अब यहाँ हम अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है निबंधात्मक प्रश्न से, बुद्धि परीक्षण से, प्रोजेक्टिव मेथड परीक्षण से, या उपलब्धि परीक्षण से। इसका सही उत्तर है उपलब्धि परीक्षण से सही जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। इसका सही उत्तर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। ये हमारा इस विषय का अंतिम प्रश्न था।
अब यहाँ भाषा शिक्षण में आकलन एवं मूल्यांकन का विषय समाप्त होता है और इस विषय से संबंधित आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। अब अगला विषय लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।